की प्राप्ति के लिए अधःकरण और पूर्वकरण ये दो ही करण आवश्यक हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से सीधे पांचवें गुणस्थान देश विरत गुणस्थान में गमन करने वाले को तीनों करण होते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जाते हैं उनको अधःकरण और पूर्वकरण ये दोनों करण परिणाम होते हैं, और जो पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जाता है उनको अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण ये तीनों करण परिणाम होते हैं। सकल चारित्र की प्राप्ति के लिए अर्थात जब सातवां छठवां गुणस्थान होता है तब सकल चारित्र की प्राप्ति के लिए भी प्रथम व द्वितीय दो ही करण होते हैं। मिथ्यात्व से सीधे औपशमिक सम्यक्त के साथ अप्रमत्त विरत गुणस्थान में प्रवेश करने वाले को अधःकरण आदि तीनों करण होते हैं। श्रेणी की गुणस्थानों के पहले चारित्र के लिए अलग अधःकरण आदि करण नहीं होते। सम्यक्त के लिए जो अधःकरण आदि करण होते हैं उसी समय यथासंभव अविरत सम्यक्त्व, देश चारित्र या सकल चारित्र होते हैं। औपशमिक चारित्र तथा शायिक चारित्र के लिए श्रेणी के आरोहण काल में अधःकरण आदि तीनों करण होते हैं। इस तरह उपर्युक्त 5 स्थान पर ही अधःकरण आदि 3 करण होते हैं। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखने का ये था, आप लोग को एक दिमाग में भी ये ध्यान रहना चाहिए कि जो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण होते हैं ये कब कब होते हैं। इसके लिए मैंने ये पढ़ने के लिए सोचा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि हम लोग को दूसरे गुणस्थान की चर्चा करनी है। पहले गुणस्थान की चर्चा अपन कर चुके हैं। दूसरे गुणस्थान का नाम है सासाधन गुणस्थान या सासाधन सम्यक्त गुणस्थान। पूरा नाम तो ये है इसका सही में, तो सासाधन सम्यक्त गुणस्थान ना। सासाधन सा प्लस सा, इसमें क्या था, सा प्लस आसाधन है, हाँ आसाधन ही है शायद। देखते हैं अपन, आगे आने वाला है सा प्लस आसाधन प्लस सम्यक्त और गुणस्थान। सा का मतलब होता है सहित, आसाधन का मतलब होता है नाश होना, अजो विराधना होना। जब सम्यक्त का नाश होता है, जब सम्यक्त की विराधना होती है, ऐसा गुणस्थान। इसका मतलब मैं आपको एक बेसिक जल्दी से बता देता हूँ। प्रथमोपशम सम्यक्त की जब प्राप्ति होती है, एक बात हमें समझना चाहिए, 3 सम्यक दर्शन होते हैं। चूंकि ये गुणस्थान कब होता है, जब सम्यक दर्शन से गिरते हैं, है ना। गिरते का मतलब है, आप लोग गिरते का मतलब भी समझते हो, जब सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन से जो च्युत हो जाते हैं, हमारे पास सम्यक दर्शन, हमारे पास क्या सम्यक दर्शन तो 3 तरीके के होते हैं, छायिक, छायोपशमिक और औपशमिक। लेकिन कौन सा सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होते हैं, ठीक है, और छायोपशमिक सम्यक दर्शन से भी नहीं होते। वो आगे सब स्पष्टीकरण आने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा। सिर्फ औपशमिक सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि उसका काल बहुत छोटा सा है, अंतर्मूर्त काल ही है। लेकिन उस अंतर्मूर्त काल में से ही अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक कर्म का उदय आ जाना। देखो कितनी अजीब सी सिचुएशन है। अनंत, देखो सम्यक दर्शन का काल चल रहा है, कौन से सम्यक दर्शन का, औपशमिक सम्यक दर्शन का। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल चल रहा है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारा इसमें है, ये मत लिखो, ये है इसमें सारा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा इसमें है। औपशमिक सम्यक दर्शन से तो च्युत हो गए। कैसे च्युत हो गए, जब अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक कर्म का उदय आ गया। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया या अनंतानुबंधी लोभ, इसमें से किसी एक का उदय आ गया। सम्यक दर्शन का काल चल रहा है, दर्शन मोहनीय ज्यों की त्यों है। अब बताओ इस बीच की जो अवस्था है इसका क्या नाम है, इस जो बीच की अवस्था जो नाम है ना, इसका नाम है सासाधन सम्यक्त गुणस्थान। सम्यक्त से भी च्युत हो गए और मिथ्यात्व गुणस्थान में भी नहीं आए। काल तो अभी प्रथमोपशम का ही चल रहा है। प्रथमोपशम आप सभी समझते हैं, प्रथमोपशम का मतलब जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है। कितने जा रहे थे सारे लोगों ने जल्दी से सिर हिला दिया। हाँ, अरे प्रथमोपशम का मतलब ये नहीं कि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है, हालांकि ये भी होता है, जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उसको भी प्रथमोपशम कहते हैं, लेकिन दूसरी बार भी जब हो तो उसको भी प्रथमोपशम ही कहते हैं। श्रेणी के लिए जब औपशमिक सम्यक दर्शन होता है उसको द्वितीयोपशम कहते हैं। याद रखना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है ये। तो प्रथमोपशम सम्यक्त से जब च्युत हो जाते हैं और अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पेड़ में फल लगा हुआ है, हमारे आचार्यों का दृष्टांत है, पेड़ में फल लगा हुआ है, वो फल जो हुआ वो पेड़ से गिर गया, पेड़ से गिर गया, वहां से तो च्युत हो गया, लेकिन अभी तक जमीन पे नहीं आया। जो बीच का जो काल है वही सासाधन सम्यक्त गुणस्थान का काल है,
बस इतना सा समझने के लिए है। नीचे अभी मिथ्यात्व भूमि पर भी नहीं आया, लेकिन सम्यक्त रूपी वृक्ष से च्युत हो गया। सम्यक्त से तो च्युत हो गए और मिथ्यात्व की भूमि पर गिरे नहीं। बीच का जो काल है यह है सासादन सम्यक्त गुणस्थान का काल, है ना। अब ये कितने से कितना है ये आगे सब बताया जाएगा, कितने से कितना इसका काल होता है, सारी अपेक्षाएं जो हैं उसको अपन देखेंगे। देखिए, सासादन सम्यक्त गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान का नाम सासादन सम्यक्त्व है। यह गुणस्थान औपशमिक सम्यक्त के साथ उपरिम गुणस्थानों से नीचे गिरते समय पतन के काल में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये चढ़ने का नहीं है, ये क्रम नहीं है कि पहले से व्यक्ति कहां जाएगा। गिनती तो यही है कि पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। तो साहब ऐसा नहीं होता तो उसको दूसरे नंबर पे क्यों डाला आपने? हमें तो भ्रम पैदा हो गया ना। आपको पहले मिथ्यात्व रखना चाहिए था, फिर सम्यक दर्शन रखना, बाद में कहीं इधर उधर डाल देते, जैसे जो करना था कर देते। बीच में आपने ला दिया तो हमें भ्रम हो जाता है कि पहले मिथ्यात्व गुणस्थान होगा, फिर सासादन सम्यक्त गुणस्थान होगा, फिर मिश्र गुणस्थान होगा, फिर जाके देखो सम्यक दर्शन हो जाए तो हो जाए, फिर चौथा गुणस्थान होगा। हमें से भ्रम हो जाता है ना। आपने इसको दूसरा नंबर क्यों दिया? ये दूसरे नंबर पर ही क्यों है? अगला प्रश्न हमारा यही है। देखिए 20 नंबर का प्रश्न, यदि दूसरा सासादन गुणस्थान मिथ्यात्व के बाद सीधा प्राप्त नहीं होता तो सासादन सम्यक्त गुणस्थान को दूसरे क्रमांक पर क्यों कहा? उत्तर बहुत अच्छा है, ये आ सकता है ना। अच्छा है, हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। आ सकता है मतलब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए उत्तर, सासादन सम्यक्त गुणस्थान को आधे लोग स्टार बनाने लग गए होंगे कि ये आएगा, है ना। देखो ऐसा नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है ये। मतलब आप लोगों को देखो एग्जाम के लिए तो मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा ये था कि आपको ध्यान में रहना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। देखो, सासादन सम्यक्त गुणस्थान को दूसरा क्रमांक प्राप्त होने के कारण निम्न अनुसार है। इसमें 4 कारण दिए गए हैं, 4 नंबर का आ सकता है। देखिए, पहला, सासादन परिणाम मिथ्यात्व के नजदीक का परिणाम है। मिथ्यात्व के नजदीक का परिणाम है का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया ना, ऊपर से तो क्या हुआ, गिर गया। अब कहां आने वाला है? नीचे, नजदीक। तो जो उसके पास है ना, जैसे मान लो कि जो चोर के पास, चोरी करते वक्त जो चोर के पास था, तो उसको भी साथ में ले लिया। तुम उसके साथ कैसे थे ना? उसको भी चोर कह देते कि नहीं कह देते हैं? भले नहीं साहब, हम तो सिर्फ खड़े थे ऐसे करके, हमने चोरी नहीं की थी, हम ऐसे खड़े थे बस। तुम ऐसे खड़े हो, जा वैसे खड़े हो, तुम चोर के पास थे ना, इसलिए तुम भी कहलाओगे चोरी, तुमने भी चोरी की। ऐसे ही ये जो सम्यक दर्शन से च्युत हो गए, अब कहाँ जाने वाले हैं? वे मिथ्यात्व रूपी गुणस्थान में आने वाले हैं। तो मिथ्यात्व से पास होने के कारण, लो भैया तुम वहीं जाओगे ना, पहले गुणस्थान के पास रख दिया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सासादन गुणस्थान से जीव नियम से मिथ्यात्व में ही प्रवेश करता है, ये नियम है, तो इसलिए उसको पास रखा। तीसरा, सासादन सम्यक्त परिणाम ना तो सम्यक्त रूप है। अब देखो भाई साहब, हम क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? ये जो सासादन सम्यक्त के, मजबूरी मतलब इस तरीके से मत समझना, सासादन सम्यक्त गुणस्थान का जो स्वरूप है, ना तो ये मिथ्यात्व रूप है तो हम पहले में डाल देते हैं, और ना ये मिश्र रूप है तो हम तीसरे में भी नहीं डाल सकते, और ना ये सम्यक्त रूप है। इसका रूप किसी से नहीं मिल रहा ना, इसकी साठ गांठ किसी से हो तो हम इसको साथ बिठा देंगे, चलो तुम दोनों साथ में चलो, एक ही में समझो। ना तो ये मिथ्यात्व रूप होता है, ना ये तीसरे गुणस्थान मिश्र रूप होता है, और चौथे गुणस्थान सम्यक्त रूप भी नहीं होता है, इसलिए इसको दूसरा नंबर मिला। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाला आंसर है। देखो, सासादन सम्यक्त परिणाम ना तो सम्यक्त रूप है, सम्यक्त रूप नहीं है मतलब चौथे गुणस्थान रूप भी नहीं है, और ना सम्यक मिथ्यात्व रूप है मतलब तीसरे गुणस्थान रूप भी नहीं है, इसलिए उसे ऊपर के चौथे या तीसरे गुणस्थान में नहीं रख सकते। नीचे वाले में सब नीचे कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, पहले वाले में रख लें तो उसके लिए कह रहे हैं। यह परिणाम व्यक्त मिथ्यात्व रूप भी नहीं है। दिक्कत भी यह है कि व्यक्त मिथ्यात्व रूप भी नहीं है, इसलिए हम पहले में भी नहीं डाल सकते। अतः पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में भी रखा नहीं जा सकता। इन सब कारणों से सासादन सम्यक्त को दूसरे क्रमांक में ही रखा गया है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो सासादन गुणस्थान वाला जो जीव है वो मिथ्यात्व के नज़दीक है, वो नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता है, इसलिए उसको दूसरा नंबर मिला है। तीसरा चौथा क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस गुणस्थान के जैसे जो जीव के परिणाम होते हैं वो ना तीसरे जैसे होते हैं, ना चौथे जैसे होते हैं, और ना पहले जैसे ही मिथ्या दृष्टि जैसे होते हैं, इसलिए उसको दूसरा नंबर पर रखा। सासादन गुणस्थान तो उपरिम गुणस्थानों से नीचे गिरने पर पतन के काल में ही होता है।
सम्यक दर्शन रूपी पर्वत शिखर से पतित और मिथ्यात्व रूपी भूमि की ओर नीचे गिरने वाले जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? बस मतलब अलंकार रूप में कहा गया कि एक पर्वत से तो गिर गए और भूमि पे अभी तक आए नहीं। जैसे मैंने आपको वृक्ष का फल का उदाहरण दे दिया था कि वृक्ष से तो गिर गया लेकिन भूमि पर अभी आए नहीं। ऐसे सम्यक रूपी पर्वत उससे तो गिर पड़े लेकिन मिथ्यात्व रूपी भूमि जो है उस पर अभी तक टपके नहीं। तो बीच का जो काल है वो सासाधन सम्यक्त गुणस्थान का काल है। देखिए, औपशमिक सम्यक्त रूप शुद्ध पर्याय को छोड़ने रूप जीव के अपराध से तथा अनंतानुबंधी कषायों में से किसी एक कषाय के उदय के निमित्त से जीव को सासाधन गुणस्थान प्राप्त होता है। यहाँ मिथ्यात्व दर्शन मुनि कर्म का उदय ना होने पर भी जीव सम्यक्त से रहित हो गया है, यह विषय समझना महत्वपूर्ण है। दमदार बात इसमें क्या है? दमदार बात यह है कि अभी तो मिथ्यात्व का उदय नहीं आया और फिर भी सम्यक दर्शन से च्युत हो गया। क्यों च्युत हो गया? किसका उदय आ गया? अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक। ठीक है रजत, समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व का उदय नहीं आया क्योंकि सम्यक दर्शन तो 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम पूर्वक होते हैं ना। दर्शन मोहिनी की 3 लें अपन, या अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 1 लें, और अनंतानुबंधी की 4 लें। टोटल मिला के 7 होती हैं प्रकृतियां। इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना। लेकिन दर्शन मोहिनी तो ज्यों की त्यों, उसका तो अनुदय ही है, उसका उदय नहीं आया। लेकिन अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आता है और मिथ्यात्व से जीव च्युत हो जाता है। आगे 21 नंबर का प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मैंने सोचा कि अवॉइड कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं ये बहुत अच्छे हैं, समझना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न यहाँ ये कह रहे हैं, साहब एक बात बताओ, आप लोग ये औपशमिक सम्यक दृष्टि के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? उसको ही क्यों गिरा रहे हो? है ना, क्षायपशमिक सम्यक दृष्टि वाले को भी गिराओ ना, क्षायक सम्यक दृष्टि वाले को मतलब गिराओ ना, ऐसे भाषा कह रहा हूँ मैं। वो क्यों नहीं पतित होता है? क्षायक सम्यक दृष्टि है या क्षायपशमिक सम्यक दृष्टि है, उनको ये क्यों नहीं गुणस्थान प्राप्त होता है? तो देखिए अगला प्रश्न यही है, सासाधन सम्यक्त गुणस्थान औपशमिक सम्यक्ति को ही क्यों होता है, क्षायक या क्षायपशमिक सम्यक्ति को क्यों नहीं होता? या आप ये हम उस बेचारे के साथ आप अपराध कर रहे हो और उनके साथ पक्षपात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं? उत्तर, जिस सम्यक दृष्टि के पास अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता हो और उसका उदय भी हो तो उसी को दूसरा सासाधन गुणस्थान बनता है। किसका बनता है? जिसके पास अनंतानुबंधी की सत्ता हो। क्षायक सम्यक दृष्टि के पास अनंतानुबंधी की सत्ता है तो उसका उदय कैसे आ सकता है? तो क्षायक सम्यक दृष्टि का तो पत्ता कैंसिल, वो नहीं गिर सकते, वो पतित नहीं होते हैं। क्षायक सम्यक दृष्टि के तो अनंतानुबंधी कषायों का नाश ही हो चुका है, अर्थात उसे अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता ही नहीं है, तो उसे अनंतानुबंधी का उदय कैसे होगा? अतः क्षायक सम्यक दृष्टि को दूसरा गुणस्थान नहीं होता। देवांश, समझ में आया क्षायक सम्यक दृष्टि को दूसरा गुणस्थान क्यों नहीं होता? आगे अब कह रहे हैं क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं होता, उसका कारण बता रहे हैं। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता तो है और क्षायक वाले को सत्ता नहीं है, परंतु उनका अप्रशस्त उपशम या विसंयोजना हुई है ना। अप्रशस्त उपशम अर्थात वे दबे। अप्रशस्त उपशम क्या होता है? ध्यान है आप लोगों को, है ना। अप्रशस्त उपशम अपने आप होता है, अधःकरण आदि 3 परिणाम द्वारा नहीं होता है। अपने आप जो दबते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, आप लोग फिर से एक बार पीछे जाके देख लेना। ये तो होता है अप्रशस्त उपशम। और है विसंयोजना। विसंयोजना का मतलब क्या होता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क जो है वो अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, संजुलन चतुष्क और 9 कषाय इन रूप परिणमित हो गई है। ये होती है विसंयोजना का मतलब। तो देखो क्या कहते हैं, परंतु उनका अप्रशस्त उपशम या विसंयोजना हुई है, अतः अनंतानुबंधी का उदय न होने से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को भी दूसरा गुणस्थान नहीं होता। पीयूष ध्यान दो, औपशमिक सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व का अंतरकरण रूप उपशम हुआ है। अंतरकरण रूप उपशम मतलब प्रशस्त उपशम। ये किसके माध्यम से होता है? 3 अधःकरण रूप परिणाम के माध्यम से। इस कारण उपशम काल तक तो कदाचित जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि रहता है और उपशम काल में से एक समय या 6 आवली, ये सबको याद करना है योग्य है, ये हमें हमारे लिए ध्यान देने योग्य है। कितना काल बताया? एक समय, ये है मिनिमम, और अधिक से अधिक
6 आवली। मैं पूछ लूँ किसी से कि आवली क्या होता है? अब अपन पढ़कर आए हैं पीछे प्रश्नोत्तर में, दीपक याद है आवली? अरे बहुत इजी है ये तो, मतलब मैं आप लोगों से कहता हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को मुंह जबानी याद होनी चाहिए। कोई बोले आवली क्या होता है तो तुरंत बोल दो असंख्या समय समूह की एक आवली होती है ना, ऐसा। हाँ, जगन्य युक्त, तो इतना तो हमें ध्यान ही रहना चाहिए बिल्कुल कि असंख्या समय समूह की एक आवली होती है। यहाँ कह रहे हैं कम से कम तो एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली, मतलब 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे 5, 6, 7, 8 करके ये संख्यात, फिर असंख्यात समय की एक आवली, ऐसे 6 आवली तक का ये काल रहता है। देखो, उपशम काल में से एक समय या 6 आवली काल शेष रहने पर कदाचित अनंतानुबंधी की उदय या उदीर्णा होने से, क्योंकि क्या किया गया था औपशमिक सम्यक्त के लिए, ऊपर नीचे किया गया था ना, है ना, ध्यान है थोड़ा बहुत। मैंने वो इमेज बनाई थी, वो ड्रॉ किया था अपन ने, अध्याकरण 3 परिणाम रूप से कुछ ऊपर क्या भाषा थी, कुछ उपरितन स्थिति में चले जाते हैं, कुछ अधस्तन स्थिति में चले जाते हैं, ये भाषा थी कि नहीं थी? तो ऐसे ऊपर नीचे हो गए, या तो उनका उदय आ गया या उनकी उदीर्णा हो गई। अनंतानुबंधी की उदय और उदीर्णा होने से सम्यक्त की विराधना हो जाने पर उसे सासाधन सम्यक्त गुणस्थान हो जाता है। इस सासाधन सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कषाय कर्म के उदय के निमित्त से अनंतानुबंधी कषाय भाव उत्पन्न होने पर उसके सम्यक्त की विराधना कही गई है, परंतु वह अभी मिथ्यात्व परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, अतः उसे सासाधन सम्यक्ति कहते हैं। देखिए, स प्लस आसाधन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, स प्लस आसाधन इज इक्वल टू सासाधन। सा मतलब सहित, आसाधन मतलब विराधना, उसका नाश होना। किसका नाश होना? सम्यक्त जुड़ा हुआ है ना, सासाधन सम्यक्त गुणस्थान, तो सम्यक दर्शन की विराधना होना, विराधना के सहित जो गुणस्थान होता है वह है सासाधन सम्यक्त। इस प्रकार सासाधन शब्द का अर्थ सम्यक्त्व का नाश करने वाला होता है। अगला प्रश्न, सम्यक्त्व का नाश हुआ है लेकिन मिथ्यात्व परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ है, यह कैसे संभव है? सम्यक दर्शन से भी च्युत हो गया, मिथ्या दर्शन मतलब मिथ्या दृष्टि भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आपको जब सम्यक्त मार्गणा पढ़ाई थी आप लोगों को, तब आपको बताया था ना सम्यक्त मार्गणा के अनुसार कितने भेद बन सकते हैं। कितने भेद थे सम्यक्त मार्गणा के? ध्यान है? 6 भेद हैं। 6 भेद थे कि नहीं थे? तो उन 6 भेद, श्रद्धा, देखो मोटे मोटे तौर पे अपन कहते हैं कि श्रद्धा का सम्यक्त रूप परिणमन होता है या मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है। ये द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से कहा हुआ कथन तो हो सकता है, लेकिन कर्णानुयोग तो सूक्ष्म कथन कहता है। कर्णानुयोग ये नहीं कहता या तो आर या तो पार, आर या पार, समझ में आया? या तो सम्यक दर्शन या तो सम्यक दृष्टि या तो मिथ्या दृष्टि, ये कर्णानुयोग नहीं कहता। कर्णानुयोग तो कहता है कि मिश्र रूप भी होता है, तीसरा गुणस्थान। कर्णानुयोग तो कहता है कि गिरने रूप भी होता है, दूसरा गुणस्थान। ये कर्णानुयोग का नियम है। तो श्रद्धा गुण की 6 अवस्थाएं होती हैं, अभाव रूप 3 और सद्भाव रूप 3। याद आया? अब अभाव रूप कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र, अभाव रूप। और सद्भाव रूप औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। सब भूल जाते हो हैं, अभी पारितोषिक मिलने वाला है आप लोगों को। देखो, सम्यक का नाश हुआ है लेकिन मिथ्यात्व परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ है, यह कैसे संभव है? यह जीव बीच में कहाँ अटकता है साहब? किधर गाड़ी कहाँ अटक गई? ये वस्तु परिणमन में क्या हो गया? क्या मतलब गाड़ी अटक जाती है या बफरिंग होने लग जाती है? गिर तो गया है, बफरिंग तो क्या उसको बोलूँगा हिंदी में नहीं, वो बफरिंग आप लोग इंटरनेट पे जो बफरिंग होने लग जाती है तो क्या होता है? मतलब रुक जाता है, अटक जाता है, पॉज हो जाता है, ऊपर से तो गिर गया, नीचे आया नहीं, किधर अटक गया? प्रश्न है उसका। देखो उत्तर, सामान्य रूप से देखा जाए तो जीव या तो मिथ्या दृष्टि होता है या सम्यक दृष्टि, ये सामान्य कथन है। परंतु कर्णानुयोग श्रद्धा गुण की 6 पर्यायों को स्वीकार करता है, जैसे पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा औपशमिक सम्यक्त्व, पांचवा छायोपशमिक सम्यक्त्व और छठवां शायिक सम्यक्त्व। इसी कारण से सासाधन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थानों की सिद्धि हो जाती है। आगे अब ये मूल मुद्दे की बात जो आप सभी को आज याद करनी है, इस सासाधन सम्यक्त गुणस्थान की परिभाषा आप सभी को याद हो भी गई है। अभी तक अपनी जितनी भी चर्चा यहाँ हुई है ना, उस चर्चा में से आप सभी को याद हो भी गई है। तो देखिए, आचार्य श्री नेमीचंद्र ने गौमटसार जीवकांड गाथा 19 में सासाधन सम्यक्त गुणस्थान की परिभाषा निम्न अनुसार दी है। बोलिए, गाथा बोलिए आप लोग।
देखिए इसकी परिभाषा आप लोग समझ ही चुके हैं, फिर भी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ जिससे परिभाषा समझने में हमें आसानी रहे। प्रथमोपशम सम्यक्त से तो गिर गया, मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रथमोपशम सम्यक्त क्यों लिया है, द्वितीयोपशम सम्यक्त क्यों नहीं लिया। मैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ आपको कि सासाधन सम्यक्त गुणस्थान में प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि ही क्यों गिरता है, या इस प्रथमोपशम सम्यक्त से गिरने वाला व्यक्ति को ही सासाधन सम्यक्त गुणस्थान क्यों होता है। मैं ये प्रश्न दे सकता हूँ और फेस में भी नहीं है ये, है ना, तो इसलिए हमें ये सब ध्यान होना चाहिए। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं, या क्षायक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं, ये बड़ा हो गया, वो 2 नंबर का था ये 4 नंबर का हो गया, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे भी आ सकते हैं, इसलिए डीप स्टडी करना। देखिए प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल में से जब जगन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है ना, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली, मतलब देखो प्रथमोपशम सम्यक का काल कितना होता है, एक अंतर्मूर्त होता है। जब एक अंतर्मूर्त में से एक समय से लेकर 6 आवली तक का समय रहता है, टाइम रिमेन रहता है, इतने में ही मान लो कि गड़बड़ी समझ रहे हो, गड़बड़ी मतलब क्या, अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आ गया। बिल्कुल सिचुएशन तो समझ में आ रही होगी ना जितेंद्र। प्रथमोपशम सम्यक का अंतर्मूर्त काल चल रहा है और उस अंतर्मूर्त काल में से या तो एक समय बचा या एक समय से लेकर 6 आवली तक के जितने भी भेद हो सकते हैं वे सारे, इतने समय के बीच में से ही अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आ गया, तो फिर ये गुणस्थान हो जाता है। देखिए उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कषाय के उदय में आने से सम्यक्त की विराधना होने पर श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है उसको शासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। इसका दूसरा नाम शासन भी है, ये आगे बताने वाले हैं। ये जैन शासन वाला शासन नहीं है ना, ये शासन है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम सासाधन सम्यक्त गुणस्थान है। आगे श्री गुरुधर आचार्य और श्री यति वृषभ आचार्य के मतानुसार द्वितीयोपशम सम्यक्ति भी दूसरे गुणस्थान में आते हैं, ये एक विवक्षा है। मैंने यद्यपि आपको बताया कि ज़्यादातर विवक्षा तो हमें यही मिलती है कि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि ही जीव दूसरे गुणस्थान में आते हैं, लेकिन अन्य हमें आगम प्रमाण इस रूप में भी मिलते हैं जो गुरुधर आचार्य और यति वृषभ आचार्य के हैं। उनका मानना यह भी है कि द्वितीयोपशम सम्यक्ति भी दूसरे गुणस्थान में आते हैं। देखिए आगे यहाँ परिभाषा में जो श्रद्धा की अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति की बात कही है उसे दर्शन मोह जनित मिथ्यात्व रूप परिणति नहीं कह सकते। आप लोग को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो जी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, एकदम व्यक्त रूप में कुछ अचानक से ऐसा चेंजेस हो जाते हैं, बाहरी चेंजेस को इसमें हमें नहीं समझना चाहिए, ये बहुत सूक्ष्म होता है। देखो वही बता रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए बोला था अव्यक्त, जो बाहर में दिख जाए वो तो व्यक्त हो गई, इसीलिए बोला अव्यक्त और अतत्व श्रद्धान रूप। अब आप ये नहीं कह सकते आप कैसा होता है, कैसे परिणाम हो जाते हैं, वास्तव में तो जो परिणाम हो जाते हैं वो तो केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन यहाँ तो बताया कि अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति हो जाती है, उसे दर्शन मोह जनित मिथ्यात्व रूप परिणति नहीं कह सकते, क्योंकि श्रद्धा की विपरीत परिणति अव्यक्त है। अतत्व श्रद्धान की परिणति व्यक्त होते ही मिथ्यात्वी हो जाता है। औपशमिक सम्यक्त की विराधना होने पर सासाधन गुणस्थान उत्पन्न हुआ है। आगे प्रश्न, औपशमिक सम्यक्त की विराधना में किसी कर्म का उदय निमित्त है या नहीं? अरे परिभाषा में ही आ गया, किस कर्म का उदय निमित्त है? अनंतानुबंधी में से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आ गया परिभाषा में। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक कषायक, इकट्ठे नहीं, किसी एक कषाय कर्म के उदय के निमित्त से औपशमिक सम्यक्त की विराधना हो जाती है। ये सब छोटे छोटे जानकारी के लिए प्रश्न है, अपन चाहते तो स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको अच्छे से पढ़ाना था इसलिए। देखिए 24 नंबर का प्रश्न, सम्यक्त की विराधना या नाश तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। अभी तक तो हम यही समझते हैं और यही पढ़ते हैं, प्रवचनों में यही सुनते हैं कि मिथ्यात्व कर्म के कारण हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। आप तो मैं पहली बार बता रहे हो कि सम्यक दर्शन से च्युत अनंतानुबंधी चतुष्क से भी हो जाते हैं। देखो सम्यक्त की विराधना या नाश तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, आप अनंतानुबंधी कषाय के उदय से औपशमिक सम्यक्त की विराधना होती है, ऐसा क्यों कहते हो? तो भाई इसका जवाब तो ये है, पहली बात तो हम नहीं कहते हैं,
है ना। हम क्या कहते हैं, आचार्यों ने जो कहा वही तो कह रहे हैं, और दूसरा उत्तर जो यहाँ लिखा है वो पढ़ते हैं। उत्तर, सम्यक्त की विराधना से मिथ्यात्व, सम्यक्त की विराधना मिथ्यात्व से होती है, यह सामान्य कथन है। यहाँ कर्णान्यु की विवक्षा से विशेष कथन किया गया है, सूक्ष्म कथन किया गया है, यथार्थ कथन किया गया है, एग्जैक्टली बताया गया है कि हुआ क्या है। ये सारी बातें यहाँ कर्णान्यु की विवक्षा से विशेष कथन किया गया है। कर्णान्यु के अनुसार अनंतानुबंधी कषाय का उदय भी सम्यक्त के नाश में निमित्त है। आचार्य श्री वीर सेन स्वामी, अरे ये तो अभी सभी समझते हैं ना। अभी हमने जब प्रश्नोत्तर पढ़ा था तब हमने अनंतानुबंधी की परिभाषा पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, और उस अनंतानुबंधी की परिभाषा में ये आया था कि नहीं आया था कि अनंतानुबंधी कितने स्वभावी होती है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ तो कॉमन से समझ जाएगा, ऐसे कर रहा हूँ तो ही होगी। द्विस्वभावी बताया था कि नहीं बताया था। द्विस्वभावी का मतलब क्या होता है, वो सम्यक दर्शन का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। सब याद होना चाहिए, है ना। मैं पेज पलटा पलटा के आज सारी बातें, इसीलिए तो हम पहले पढ़ चुके। मुझे लगा कि वो अच्छे से मैंने आपको सारी बता दी तो अब जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं, तो इसलिए भूलो मत कुछ भी। अनंतानुबंधी द्विस्वभावी होती है, वो सम्यक दर्शन का घात भी करती है और चारित्र का भी घात करती है। चारित्र मतलब सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सम्यक दर्शन का भी घात करती है और सम्यक्त्वाचरण चारित्र का भी घात करती है। इसीलिए हमारे आगम में अनंतानुबंधी कषाय को द्विस्वभावी कहा है। तो आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए किस बात में कि अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन का घात कैसे कर रही है, जबकि सम्यक दर्शन का घात तो मिथ्यात्व को करना चाहिए। देखिए, आचार्य श्री वीर सेन स्वामी ने धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 172 पर अनंतानुबंधी कषाय को द्विस्वभावी कहा है। अर्थात अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व और सम्यक्त्वाचरण चारित्र दोनों को घातने में निमित्त है। इसी कारण ऊपर अनंतानुबंधी के भी उदय से औपशमिक सम्यक्त की विराधना होती है, ऐसा कहा गया है। इस विषय में धवला का मूल कथन इस प्रकार है। देखिए, हिंदी पढ़ते हैं अपन उस धवला के कथन के। अप्रत्याख्यानवर्ण आदि कषाय के उदय प्रभाव को अनंत करने रूप कार्य अनंतानुबंधी कषाय करता है। क्या कह रहे हैं कि अप्रत्याख्यानवर्ती मतलब अप्रत्याख्यानवर्ण संबंधी जो क्रोध मान माया लोभ है, उसका अनंतानुबंधी का क्या रोल है कि वो जो क्रोध मान माया लोभ है उसको अनंत गुना कर देता है। ये अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय का मतलब है अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ। इसका मतलब आप समझिए, जो व्यक्ति आग बबूला हो रहा है वो तो अनंतानुबंधी क्रोध वाला है ही, मोटे मोटे तौर पे जो अपन समझ रहे हैं। लेकिन अगर पहले गुणस्थान में है और चुपचाप शांति से बैठा हुआ है जिनवाणी में, उसे भी अनंतानुबंधी क्रोधी कहा। वह भी अनंतानुबंधी क्रोध वाला है। वह ऐसा नहीं कह सकता हमारे को तो थोड़ा कम होगा। तीव्रता और मंदता इसकी अपेक्षा तो भेद पड़ता है, लेकिन उसको भी अनंतानुबंधी क्रोध कहा क्योंकि उसके पहले गुणस्थान है, उसने अनंतानुबंधी का अभी अभाव नहीं किया है। देखिए, अनंतानुबंधी कषाय का उदय कब होता है, इस तरह काल की अपेक्षा से पूछा जाए तो इस परिभाषा में ही उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है। जब औपशमिक सम्यक्त, देखो वही बात रिपीट हो रही है, अब वही बात फिर से कह रहे हैं। जब औपशमिक सम्यक्त के अंतर्मूर्त काल में से जगन्य 1 समय, 2, 3, 4, 5 समय अथवा 6 आवली काल शेष रहे। अब तो याद भी हो गया होगा आप सभी लोगों को, है ना। 6 आवली काल शेष रहे और अनंतानुबंधी कषाय का उदय आवे तो सासादन गुणस्थान होता है। वही बात है, आगे बढ़ते हैं। सासादन गुणस्थान को शासन सम्यक्त भी कहते हैं, जो भी परिभाषा में आया था। शासन का शब्दार्थ इस प्रकार है, सा मतलब सहित और असन मतलब सम्यक्त की विराधना, इज इक्वल टू स प्लस असन इज इक्वल टू शासन। शासन सम्यक्त मतलब सम्यक्त विराधक परिणाम। अब 2 नंबर में आ सकता है, क्या आ सकता है कि सासादन और शासन शब्दार्थ पूर्वक अर्थ बताइए, ये 2 नंबर में आ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए। अब बहुत अच्छा उदाहरण है, टॉपिक थोड़ा बदल तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे उदाहरण से यहाँ समझाया गया। मुझे तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद आया। यहाँ नाटक समयसार में से बनारसी दास जी ने भी गुणस्थान का स्वरूप लिखा। आप लोग को पता है, नाटक समयसार में एक गुणस्थान अधिकार ही लिखा बनारसी दास जी ने, है ना। तो उस गुणस्थान अधिकार में से भी बहुत सुंदर विवेचन हमें यहाँ सुनने को मिला है, यहाँ आगे आएगा जिसको अपन सुनेंगे। उदाहरण बहुत अच्छा है। उदाहरण कैसा है
मैं सस्पेंस तोड़ते हुए पढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग ध्यान देना। समय सार नाटक चतुर्दश गुणस्थान अधिकार में सासाधन गुणस्थान का कथन 20वें छंद में किया गया है। उसका अभिप्राय यह है, उदाहरण ध्यान रखना आप लोग, मैं 2 नंबर में ये भी आ सकता है, ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से पढ़ो, बाकी मेरा नंबरों पे कोई वो नहीं है। 2 नंबर का इसलिए आ सकता है, 2 नंबर का इसलिए आ सकता है, आप लोग थोड़ा अटेंशन पे करो। इस 2 आ सकता है कि नाटक समय सार के माध्यम से दूसरे गुणस्थान का स्वरूप समझाइए, ये है ना, इसमें आगे दिया जा रहा है। देखो, जिस प्रकार कोई भूखा मनुष्य शक्कर मिली हुई खीर खावे कटोरी भर भर के, है ना, और वमन होने के बाद उसका किंचित मात्र स्वाद लेता है। जैसे वमन समझते हैं आप लोग, वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए, तो उसने धड़ धड़ कंपटीशन लगा कि आओ देखो कौन ज़्यादा कटोरी खीर खाए। तो भूखा प्राणी जो सुबह से इंतजार कर रहा था खीर बनने का, और खीर बन जाने के बाद उसने खूब कंपटीशन किया और खूब खीर खाई, तो ऐसा भूखा प्राणी जब खीर खाता है और ज़्यादा खा लेने से, जब पेट में, अगर आपको पता है, अगर पेट में ज़्यादा हो गया तो 2 काम होते हैं, या तो वॉमिटिंग होती है या दस्त लगते हैं। उसको बाहर, आपने जो ज़्यादा एक्स्ट्रा भर लिया है तो उसको तो निकालना होता है, तो 2 प्रोसेस हैं उसकी, या तो वॉमिटिंग के थ्रू निकलता है और या तो वो दस्त के थ्रू निकलता है, लूज मोशन के थ्रू निकलता है। तो यहाँ तो वॉमिटिंग का कह रहे हैं कि या तो उसको वॉमिटिंग हुई, तो वॉमिट जब हुई तो उसमें थोड़ा सा खीर का जो स्वाद आता है वॉमिटिंग करने के वक्त, तो जो खीर का जो स्वाद है वो बिगड़ा हुआ रूप है, ये तो यहाँ कहना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल खीर नहीं है। तो अच्छा, तो खीर ही नहीं है ऐसा भी अपन नहीं कह सकते, वो खीर तो है लेकिन एक्चुअल खीर नहीं है, वो बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसे ही ये सासाधन गुणस्थान वर्ती का स्वरूप है। ये मिथ्या दृष्टि भी नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि भी नहीं है, सम्यक दर्शन का बिगड़ा हुआ रूप ये दूसरा गुणस्थान है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये उदाहरण, इसलिए आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। उसी प्रकार ध्यान में आ गया होगा, फिर से पढ़ देता हूं मैं। जिस प्रकार कोई भूखा मनुष्य शक्कर मिली हुई खीर खावे और वमन होने के बाद उसका किंचित मात्र स्वाद लेता रहे वैसे तो कोई लेता नहीं है, उसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान पर्यंत चढ़े हुए किसी उपशमी सम्यक्ति को, क्योंकि चौथे गुणस्थान में भी प्रथमोपशम होता है, पंचम गुणस्थान वाले को भी और छठवें सातवें गुणस्थान वालों को भी, तो क्योंकि छठवें से ही गिरते हैं ना, सातवें से गिरते नहीं है, इसलिए यहाँ पर छठवा लिया है, सातवां नहीं लिया है। आगे उसी प्रकार चौथे, पांचवें और छठवें गुणस्थान पर्यंत चढ़े हुए किसी उपशमी सम्यक्ति को अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है, तो उसी समय वहां मिथ्यात्व से गिरता है। उस गिरती हुई दशा में जघन्य एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली। कब तक खीर का टेस्ट कर रहा है तो ये बता दिया, टाइम भी बता दिया, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली तक जो बिगड़े हुए सम्यक्त का किंचित स्वाद मिलता है। बिगड़े हुए सम्यक्त समझ में आ गया ना? हाँ, वह सासाधन गुणस्थान है। बहुत अच्छा, ये मार्मिक है, इस आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। सासाधन की संक्षिप्त परिभाषा करें तो सम्यक्त विराधक परिणाम ही सासन गुणस्थान है। सम्यक्त विराधक जीव की सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत शिखर से पतित मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख दशा को सासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। अब ये उपमाएं लगा दी, अब उपमाएं लगा दी तो एक एक उपमाओं का स्वरूप भी बताएंगे कि क्यों कहा। सम्यक दर्शन को कौन सा पर्वत कहा? देखो, देख के बताओ सब लोग, कौन सा पर्वत कहा? रत्न रूपी, नहीं, रत्न रूपी पर्वत नहीं कहा, सम्यक रूपी रत्न पर्वत शिखर। रत्न पर्वत शिखर का मतलब पता है? रत्नों से बना हुआ पर्वत नहीं, ऐसा पर्वत जिसमें से रत्न उगते हैं। दोनों में अंतर है, अंतर समझ में आया? रत्नों का बना हुआ पर्वत और ऐसा पर्वत जहां रत्न है, रत्न की उत्पत्ति होती है। सम्यक दर्शन को क्या कहा? ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी रत्न, इसका मतलब जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब क्या होता है? रत्नों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से रत्न? डायमंड, मूगा, है ना, नीलम, ये सब मिलता है। अरे ये कोई रत्न है? ये तो, इनको तो अपन गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो क्या है ये? वास्तव में देखा जाए तो धूल है, लेकिन ये रत्न नहीं मिलते। तो सम्यक दर्शन के बाद कौन से रत्न मिलते हैं? सम्यक दर्शन के बाद संयम रत्न मिलता है। संयम रतन समाल, याद आया? सम्यक दर्शन के बाद अनंत दर्शन मिलता है।
अनंत सुख मिलता है, अनंत वीर्य मिलता है, धीरे धीरे गुणस्थान से जब वृद्धि हो जाती है, केवल ज्ञान रूपी रत्न मिलता है। इसीलिए सम्यक दर्शन को क्या कहा? ऐसा पर्वत जिसमें से रत्नों की उत्पत्ति होती है। देखो इस गुणस्थान की परिभाषा में जो सम्यक्त, अब यही वही स्पष्ट कर रहे हैं, इस गुणस्थान की परिभाषा में जो सम्यक्त को रत्न पर्वत की उपमा दी है, उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रत्न पर्वत अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाला और उन्नत स्थान पर पहुंचाने वाला है, उसी प्रकार सम्यक्त भी केवल ज्ञान आदि अनेक गुण रत्नों को उत्पन्न करने वाला और सबसे उन्नत मोक्ष स्थान पर पहुंचाने वाला है। जब कोई पर्वत पर खड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली वो ऊपर हो जाता है सभी लोगों से, तो ऐसे ही जब सम्यक्त रूपी पर्वत पर कोई खड़ा हो जाता है या सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो वो मोक्ष मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न, सासाधन गुणस्थानवर्ती जीव विपरीत अभिप्राय से दूषित है, इसलिए उसे सासाधन सम्यक्त नहीं कहना चाहिए। आप सम्यक दर्शन मत लगाओ, कुछ और कह दो, जो भी कहना हो, लेकिन सम्यक ऐसे मतलब सम्यक दर्शन की क्वालिटी कम हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है ना, मान हानि का दावा ठोक दे अगर सम्यक दर्शन, तो नहीं साहब आपने हमारा नाम कैसे जोड़ दिया इसके साथ, मतलब नाम हटा दो, सम्यक दर्शन हटा दो, ऐसा प्रश्न। देखो यहाँ सम्यक्त कहने का कारण मात्र यह है कि वह पहले सम्यक्ति था, क्योंकि जीव वो सम्यक दर्शन से पतित हो रहा है ना, और सम्यक्त का बिगड़ा हुआ रूप है। दूसरी बात ये भी है भाई साहब, अभी वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है, अभी तो किसका काल चल रहा है, ध्यान है आप लोगों को, किसका काल चल रहा है अभी तो प्रथमोपशम सम्यक का अंतर्मूढ़ का ही काल चल रहा है। तो आप कैसे कहते हैं, बताओ हम कैसे मना कर दें? अब चूंकि वो सम्यक दर्शन से च्युत हो गया है तो हम भूत नैगम ने, अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं तत्वा सूत्र में ये आएगा, पढ़ लिया, अभी सर्वार सिद्धि में और भी आएगा ना, तो सर्वार सिद्धि पढ़ोगे, तत्वा सूत्र पढ़ोगे, उसमें 7 नए आते हैं, तो उसमें ये भूत नैगम नए हैं। जब आप नए चक्र पढ़ोगे तब तो और मजे आएंगे। देखिए यहाँ सम्यक्त कहने का कारण मात्र यह है कि पहले सम्यक्ति था, इसलिए भूत नैगम नए की अपेक्षा से उसे सम्यक्त की संज्ञा बन जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वह काल भी अभी सम्यक्त का चल रहा है, आप ये भूलिए मत, सम्यक दर्शन का काल चल रहा है, एवं दर्शन मुनि का यहाँ उपशम ही है, दर्शन मुनि का उदय थोड़ी ना हुआ, वो तो दबी है। जैसे ये बड़ा अच्छा, ये उदाहरण भी बहुत मस्त है, जैसे परीक्षार्थी को पेपर देने का समय 3 घंटे का है और कोई विद्यार्थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज़्यादा होशियार विद्यार्थी 2 घंटे में पेपर लिखकर घर चला जाए, तो भी शेष 1 घंटा काल पेपर का काल ही कहा जाएगा। ऐसे ही उसके संदर्भ में सिद्धांत पे घटित करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही हमें औपशमिक इसमें सासाधन सम्यक्त गुणस्थान के संदर्भ में समझना चाहिए। चारित्र अपेक्षा विचार और देखते हैं, फिर अपन से आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। सीधी सी बात है, समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है मुझे, चूंकि सम्यक दर्शन से पतित हो गए हैं, है ना। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। इस सासाधन गुणस्थान में श्रद्धा यथार्थ ना होने से ज्ञान और चारित्र आदि सर्वगुणों का परिणमन मिथ्या रूप ही होता है। प्रश्न मैं किससे पूछूं? चलो मैं ही पूछता हूं, जिसको आंसर है वो बताना। अपन चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या श्रद्धा गुण के कारण चारित्र मिथ्या हुआ है यहां पर, हाँ या ना? ऐसे वो मैं प्रश्न दे सकता हूं, हाँ या ना, दोनों में ही पक्ष प्रस्तुत कीजिए। अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों, अगर जिनवाणी में मिलता है तो क्यों कहते हैं, उसकी क्या विवक्षा है, ये सब समझना चाहिए। ख्याल आया? अभी अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं। चलो एक एक बताओ। सोमिल नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? श्रद्धा गुण अलग है और चारित्र गुण अलग है, ठीक है। और किसी का कोई मत? कोई ये नहीं है कि कह सकते हैं, भाई पक्ष में भी कह सकते हैं, जिनवाणी में भी लिखा है। हाँ बताओ प्रतीक। हाँ, निमित्त की अपेक्षा से कहना हो तो कह भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते हो। कहना एक अलग बात है, लेकिन करणानियों की सूक्ष्म विवेचन को समझना एक जुदी बात है। श्रद्धा की अपेक्षा से चारित्र मिथ्या चारित्र है, ये निमित्त उपादान घटित किया था कि नहीं किया था? मैं तो आप लोगों से ये उत्तर चाह रहा था कि निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय बताया जाए, ये करेक्ट आंसर है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय से घटित करना चाहिए, तब पूरे नंबर मिलेंगे। देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस सासाधन गुणस्थान में श्रद्धा यथार्थ ना होने से ज्ञान और चारित्र आदि सर्व गुणों का परिणमन मिथ्या रूप ही होता है। ये बोलो, निमित्त की अपेक्षा से कथन है कि उपादान की अपेक्षा से? पहचानना आया? कथनों को पहचानना आता है आप लोगों को? बताओ दीपक, किसकी अपेक्षा से कथन है ये? बिल्कुल सही, ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है। और उपादान की अपेक्षा से कथन है तो क्या होगा, किससे पूछूं?
विनीत बताओगे अगर उपादान की अपेक्षा से कथन करेंगे तो क्या होगा मिथ्या चारित्र की? सभी में वही घटित करना है जो पिछले में घटित किया था, क्योंकि चारित्र गुण का अशुद्ध रूप परिणमन करने की तत्समय की योग्यता, ये सब पे घटित करना, ये उपादान कारण है। और मिथ्या चारित्र होना ये उपादेय है। श्रद्धा गुण का विपरीत रूप परिणमन करना ये निमित्त है, और मिथ्या चारित्र होना ये नैमित्तिक है। ठीक है, बारंबार विचार करना, अभी समय नहीं है। आगे, चारित्र आदि सर्वगुण एवं जीवादि द्रव्य तो स्वभाव। अब देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, पहले मैं समझा देता हूँ। एक बात आप लोग भी समझिए, कभी भी द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, कभी गुण भी अशुद्ध नहीं होता। द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, गुण अशुद्ध नहीं होते, उन गुणों की पर्याय शुद्ध होती। देखो, द्रव्य और गुण तो पहले से ही शुद्ध हैं, उनमें शुद्ध अशुद्ध का भेद खड़ा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्ध तो अपन तब कहें जब वो अशुद्ध हो, है ना। तो इसीलिए द्रव्य और गुण तो शुद्ध ही है, उनमें अशुद्धता आती ही नहीं है, लेकिन पर्याय में अशुद्धता आती है, और पर्याय में अशुद्धता का नाम ही मिथ्या दर्शन है, पर्याय में ही शुद्धता का नाम सम्यक दर्शन है, पर्याय में ही अशुद्धता का नाम मिथ्या चारित्र है, मिथ्या ज्ञान है, और पर्याय में ही शुद्धता का नाम मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। देखो वही समझा रहे हैं। चारित्र आदि सर्वगुण एवं जीवादि द्रव्य तो स्वभाव से अनादि अनंत शुद्ध ही हैं। गुणों में एवं द्रव्य में मिथ्या अथवा सम्यकपना का कोई प्रश्न ही नहीं है, भेद ही नहीं खड़ा होता भाई। जब अशुद्ध हो तभी तो हम शुद्ध कहें उनको। मिथ्या या सम्यकपना अथवा शुद्धता या अशुद्धता तो पर्याय में आती है, यह पर्याय का धर्म है। यदि द्रव्य या गुणों में मिथ्यापना अथवा अशुद्धता आ जाए, अथवा स्वभाव से द्रव्य या गुण अशुद्ध हो, तो वह उनका स्वभाव हो जाएगा, तो फिर उनके शुद्ध होने का कोई उपाय ही नहीं हो सकता। अतः अनादि से सर्व द्रव्य अथवा प्रत्येक गुण स्वभाव से शुद्ध ही है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवंतों की दिव्य ध्वनि में द्रव्य और गुणों को सदा शुद्ध ही कहा गया है। ये तो अलग से आ गया है, मतलब अलग से समझाने के लिए हमें समझाया गया है। बाकी बात तो हमारी इतनी ही समाप्त हो गई थी कि दूसरे गुणस्थान में कौन सा चारित्र होता है, मिथ्या चारित्र होता है। ठीक है, निमित्त की अपेक्षा से भी हमने समझा और उपादान की अपेक्षा भी समझा। अब हम ये देखेंगे, इसके पॉइंट्स हैं, काल क्या है, गमनागमन क्या है, और विशेष अपेक्षा विचार क्या है। फिर अपना कल ये दूसरे गुणस्थान की चर्चा भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे गुणस्थान हैं इसलिए। मेरे नहीं, अव्यक्त रूप कहा है, असंख्या समय तो बताया, लेकिन अव्यक्त रूप अतत्व श्रद्धान कहा ना, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं आता। बाकी मैं पूछ के कल और बता दूंगा। मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। देखिए, पेन